वीवीआईपी रूम में अंजलि, अनिका और रोहित बैठकर बातें कर रहे थे। अंजलि ने रोहित से कहा, माफ करना रोहित, वो बाहर मैंने उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा वो बस उन्हें जलाने के लिए कह दिया था। प्लीज डोंट माइंड अबाउट इट। अंजलि आंटी की ये बात सुनकर रोहित थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। एक पल के लिए उसे सचमुच ऐसा लगा था कि अंजलि आंटी चाहती थी कि वो और अनिका एक दूसरे के बारे में सोचें और बात आगे बढ़ाएं। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि वेटर खाना लेकर आया। होटल पैराडाइज का बेस्ट क्यूजीन, कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेस टेबल पर सजाई गईं। जब वेटर ने रोहित से पूछा कि शैल आई सर्व यू सर, तब रोहित ने अनिका और अंजलि की ओर इशारा करते हुए वेटर से कहा, लेडीज फर्स्ट। वेटर ने पहले अनिका को सर्व किया। अनिका ने कहा कि वो सिर्फ थोड़े से नूडल्स ट्राई करेगी। अंजलि को बहुत भूख लगी थी और आज खुशी के मारे उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। उसने टेबल पर रखी हर डिश में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपनी प्लेट में लिया। रोहित और अंजलि आंटी खाना खाते खाते आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से अंजलि आंटी को पता चला कि 2 दिन बाद अनिका रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही थी। इस बात पर खुश होते हुए अंजलि आंटी ने कहा, चंडीगढ़ में रोहित की दादी का इलाज करने के बाद तुम सीधा दिल्ली घर चले आना। इसी बहाने हमें भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई थी, तुम्हारी नानी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। आज भी उनकी आंखों में बस एक ही चीज का इंतजार रहता है, कब उनकी बेटी घर वापस लौट कर आएगी। तुम उनसे मिलोगी तो उनकी बेटी को मिलने की उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अनिका के लिए अचानक मिले रिश्तेदारों के साथ उनके घर पर रहना थोड़ा सा ऑड हो सकता था और रिया की शरारतों को ध्यान में रखते हुए उसे हाँ कहने में थोड़ी हिचक भी हो रही थी। मगर अंजलि मामी का प्यार देखते हुए वो उन्हें मना नहीं कर पाई। अभी तीनों ने खाना शुरू ही किया था कि अनिका को रिया का फोन आया। रिया ने अनिका से कहा कि वो ऑलरेडी कमरे में पहुंच चुकी थी और वो खेलकर बहुत थक गई थी, इसलिए सीधे ऊपर चली गई। अनिका रिया से बहुत नाराज हो गई और गुस्से से उसे कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। हाउ कैन यू बी सो रूड। अनिका को रिया पर गुस्सा होते हुए देख अंजलि ने अपना एक हाथ अनिका के हाथ पर रखते हुए कहा, डोंट वरी डियर, खाना खाने के बाद हम खुद ऊपर रिया से मिलने चले जाएंगे। शी इज अ किड आफ्टर ऑल। अनिका ने अंजलि की बात मान ली और उनसे कहा, ओके मामी, हम खाना खाने के बाद ऊपर चलेंगे। ना चाहते हुए भी रोहित की नजर बार बार अनिका पर जा रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें, घने बाल, उसके बात करने का तरीका। रोहित का ध्यान अपने खाने पर कम और अनिका पर ज्यादा था। तभी अनिका को फिर एक फोन आया। अनिका के फोन रिसीव करते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने फोन काट कर अंजलि मामी से कहा, मामी आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अंजलि मामी उससे कुछ कहें या रिएक्ट करें उससे पहले अनिका टेबल से उठकर बाहर चली गई। अंजलि को ये बात बहुत अजीब लगी, जबकि रोहित के लिए अनिका का ऐसा बिहेवियर कोई नई बात नहीं थी। दरअसल अनिका ने फार्मा कंपनी के पुराने मैनेजर मनोज श्रीवास्तव के साथ पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। वो दोनों ठीक शाम 8 बजे मिलने वाले थे। अनिका ने सोचा था कि रोहित की दादी का इलाज करने से पहले वो एक बार मनोज जी से मिल ले और उनसे ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ऐसा क्या था उस पुरानी फार्मा कंपनी में जो डोगरा और गुलेरिया खानदान हाथ धोकर उस कंपनी के पीछे पड़ गए थे। मनोज श्रीवास्तव पिछले 25 सालों से कंपनी की बागडोर संभाल रहे थे। अनिका की मां स्वाति ने खुद उनके हाथ में ये बागडोर सौंपी थी। अनिका को और पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि मनोज श्रीवास्तव कंपनी के लिए बहुत वफादार रहे थे। उन्होंने कंपनी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। कंपनी काफी नाजुक हालात से पिछले कई वर्षों से गुजर रही थी, फिर भी मनोज जी ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और ना ही अपने निजी फायदे के लिए कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाया। मनोज जी ने अनिका को मनाली की मेन मार्केट के एक टी स्टॉल पर बुलाया था। अनिका के वहां पहुंचने से पहले ही मनोज जी वहां पहुंच चुके थे। अनिका को देखते ही मनोज जी बोल पड़े, स्वाति मैडम। फिर अपने आप को संभालते हुए मनोज जी ने अनिका से कहा, बिल्कुल अपनी मां पर गई हो, वही रूप, वही रंग, वही चेहरा। जानती हो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी माँ को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। मैंने सोचा उसे जो कॉफी पसंद थी उस जगह की कॉफी एक बार तुम पियो तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। अनिका ने कॉफी पीकर देखा तो उसे भी वो कॉफी काफी पसंद आई। कॉफी के गिलास को साइड में रखकर अनिका ने मनोज जी से पूछा,
मनोज अंकल, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मनोज जी ने अपना चश्मा उतारकर उसे साफ करते हुए अनिका से कहा, बेटा, अगर कंपनी के अकाउंट को लेकर कोई बात है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंपनी को नुकसान से बाहर लाने की। मैंने तजुर्बे और काबिलियत से जितना बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर तुम कंपनी की मालकिन हो। अगर तुम चाहती हो कि कंपनी की बागडोर किसी ज्यादा क्वालिफाइड आदमी के हाथ में देनी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मनोज जी के मुंह से ये बात सुनकर अनिका बहुत इमोशनल हो गई। मनोज जी को फायर करने के बारे में तो अनिका कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेहद सीरियस आवाज में अनिका ने मनोज जी से कहा, अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कहा वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस कंपनी की सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। इस कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। कंपनी में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। अंकल प्लीज, आज के बाद ऐसी बात कहना तो दूर, सोचना भी मत। मैंने आपको यहाँ एक पर्सनल काम से बुलाया था। अनिका की बात सुनकर मनोज जी को राहत भी हुई और ऐसा सोचने के लिए बुरा भी लगा। मनोज जी ने अनिका को सॉरी कहते हुए उससे पूछा, कहो बेटा, क्या बात है? क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे। उसने मनोज जी से सीधे सीधे एक सवाल पूछ लिया, अंकल, क्या मेरी माँ ने सिर्फ मेरे ही नाम पर यह कंपनी की है या कुछ और भी है? मेरा मतलब ऐसा कुछ जो कंपनी से जुड़ा हो, कंपनी के बाहर या अंदर? अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से सवाल को पेश करे। तभी मनोज जी ने उसे जवाब दिया, हाँ है। कंपनी के अलावा भी एक चीज है जो तुम्हारी माँ तुम्हें देना चाहती थी। मनोज अंकल की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। उसे उस चीज को जानने की बहुत जल्दी थी। उसने मनोज जी से पूछा, अंकल क्या है वो, मुझे बताइए प्लीज। मनोज जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पर कंपनी के अलावा एक और चीज छोड़ी थी, और वो दूसरी चीज है ढेर सारी काबिलियत। स्वाति मैडम भले ही हमें छोड़कर जल्दी चली गईं, मगर वो अपना अंश तुम्हारे अंदर छोड़कर गई हैं, और इसीलिए तुम्हें ना सिर्फ उनका रूप रंग मिला है बल्कि उनकी काबिलियत भी तुम्हें विरासत में मिली है। हालांकि ये बात बहुत इमोशनल थी, मगर ये बात सुनकर अनिका थोड़ी निराश जरूर हुई थी, क्योंकि यहाँ वो मनोज जी से वो राज जानने आई थी जिसकी वजह से डोगरा खानदान और गुलेरिया परिवार उसके पीछे पड़ गया था। कुछ देर तक मनोज जी ने अनिका को उसकी मरी हुई माँ के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनकी काबिलियत के बारे में एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। थोड़ी देर बाद मनोज जी को खुद रियलाइज हुआ कि जब स्वाति मैडम की मौत हुई थी तब अनिका बहुत छोटी थी, मगर अब वो काफी बड़ी हो चुकी है और समझदार भी है। इसलिए उनकी नसीहत की अब शायद अनिका को जरूरत नहीं थी। मनोज जी ने अनिका से पूछा, अब जबकि तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो तो क्यों ना तुम ही कंपनी टेक ओवर कर लो। अनिका को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो ठीक से फार्मा कंपनी की देखभाल कर सके। उसने मनोज जी से कहा, माँ ने आपको किसी वजह से ही चुना था इस फार्मा कंपनी की देखभाल करने के लिए। भला उनके डिसीजन को मैं कैसे बदल सकती हूँ? मनोज जी ने अनिका को कंपनी के शुरुआती दिन और तब आई मुसीबतों के बारे में बताना शुरू किया। अचानक उनकी बात को काटते हुए अनिका ने मनोज जी से पूछा, क्या कभी डोगरा खानदान ने अपनी फार्मा कंपनी खरीदने में कोई इंटरेस्ट दिखाया था? अनिका ने सवाल तो पूछ लिया था, मगर वो ये बात जानती थी कि इतनी छोटी सी फार्मा कंपनी खरीदने के लिए डोगरा खानदान को कुणाल की शादी कंपनी के मालिक से करवाना कोई जरूरी नहीं था। उनके पास इतना पैसा था कि वो कंपनी की कुछ ज्यादा कीमत ऑफर करके कंपनी को खरीद सकते थे। फिर कुणाल के दादाजी की जिद क्यों थी कि कुणाल की शादी होगी तो कंपनी जिसके नाम पर होगी उसी लड़की से होगी, चाहे वो अनिका हो या कामिनी? अनिका के सवाल का जवाब देते हुए मनोज जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी डोगरा खानदान ने हमारी कंपनी खरीदने की कोशिश की हो। अनिका को आज भी उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। इस बात से नाराज होकर अनिका जाने के लिए उठी। फिर पलटकर उसने मनोज जी से कहा, अंकल, आपको कभी भी कोई ऐसी बात याद आए जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं जानूं, या कोई ऐसा राज जो आपको लगता है कि मेरे लिए जानना जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। मनोज जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटा, ऐसी कोई बात याद आएगी तो जरूर कहूंगा।
निराश होकर अनिका वहां से जाने लगी। पीछे से मनोज जी ने आवाज लगाकर अनिका को रोका, फिर उसके पास आकर बोले, बेटा तुम कहो तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट अब से तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा, बस तुम मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना। कंपनी का सालाना प्रॉफिट करीब 5 लाख था। ऐसा नहीं था कि अनिका को उन रुपयों की जरूरत थी, मगर अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की कंपनी का एक भी रुपया मनीषा और गौतम के हाथ में जाए। इसलिए अनिका ने मनोज जी को अपनी बैंक डिटेल दे दी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, रोहित के स्वीट में धीरज मारवा सोफे पर बैठा हुआ टेबल पर अपनी टांगे पसारे रोहित का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक सामने सनी और आर्यन बैठे थे। आर्यन के दिल में अभी भी धीरज का डर बैठा था। धीरज आर्यन की हरकतें देखकर ये समझ नहीं पा रहा था, इतना कमजोर और मंदबुद्धि लड़का आखिर मारवा इंडस्ट्रीज का वारिस कैसे बन सकता था। धीरज बचपन से रोहित को अपना आइडल मानता था। रोहित ना सिर्फ उसका बड़ा भाई था, बल्कि मारवा खानदान का सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रांग लड़का था। जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये तय हुआ था कि मारवा इंडस्ट्रीज की बागडोर रोहित संभालेगा, तब से धीरज के पापा इस डिसीजन से बेहद नाखुश थे। मगर धीरज को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी, क्योंकि वो खुद रोहित को अपना आइडल मानता था। कहीं ना कहीं वो रोहित से डरता भी था, क्योंकि कराटे में हो या पढ़ाई में हो, रोहित हमेशा से धीरज से एक कदम आगे था। जैसे ही रोहित अपने स्वीट में आया, धीरज ने खड़े होकर रोहित को हेलो कहा। रोहित ने उसके हेलो का जवाब देते हुए धीरज से कहा, धीरज तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? रोहित सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। धीरज वहीं उसके पास खड़े होकर उससे कहने लगा, दादाजी ने सुना कि तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूं। एज ए विटनेस परिवार के कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना वहां ऑपरेशन के वक्त। जैसे ही रोहित ने धीरज की ये बात सुनी, रोहित ने धीरज को तेज लुक दी। धीरज ने डरते डरते बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित भैया, ऑपरेशन का मामला है, अगर मैं साथ चलूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर दादी माँ की जान का सवाल है। धीरज की बात रोहित को प्रैक्टिकल लगी, इसलिए उसने धीरज की बात का विरोध नहीं किया। धीरज रोहित के बगल में बैठते हुए रोहित से कहने लगा, भैया अब जब दिल्ली जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपने जहाँ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है वहीं से मैं भी थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूं। रोहित ने दिल्ली में ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और ब्रह्मपुत्र अकेडमी के बलबीर सर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस थे। मार्शल आर्ट के लिए सिर्फ 2 ही अकेडमी का सबसे ज्यादा नाम था, एक ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट और दूसरा द पिलर ट्रेनिंग कैंप। रोहित को पता था कि धीरज को मार्शल आर्ट सीखने का बहुत क्रेज था, इसलिए उसने धीरज की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां मेरे कोच के पास भेज दूंगा, मगर वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, फिर भी जाके ट्राई करो। हाँ, और तुम आर्यन को भी अपने साथ ले जाना। ये बात सुनकर धीरज ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए आर्यन को देखा और रोहित से कहा, इससे मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? आर यू श्योर? धीरज की इस बात पर गुस्सा होते हुए रोहित ने उसे घूर के देखा। वैसे तो रोहित नहीं चाहता था कि आर्यन मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि आर्यन कमजोर था बाकी बच्चों से, मानसिक और शारीरिक तौर पर। लेकिन आजकल आर्यन की हरकतें कुछ ऐसी थीं कि रोहित को लगा कि मार्शल आर्ट सीखने से शायद आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना छोड़ दे। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।